हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस। हाउ आर यू ऑल गाइस। जैसे कि हमें मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे, और ये जो मैंने एक वीडियो डाली थी इसमें वॉइस ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैंने भी देखा है ये टेक्निकल इशू था, तो वॉइस बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर नहीं थी। अब पता नहीं टेक्निकल इशू था या जो भी था, पर वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को एक बार फिर से कवर कर रही हूँ, और एक बार फिर से इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरी वीडियो को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, अब ध्यान से इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना, सुन लेना, और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलना। अच्छा गाइज, एक चीज़ और मुझे बतानी है कि ज़्यादातर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने करवाए हैं, वो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने करवाए हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इनको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम शुरू करते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन मैंने इसमें समझाया था, इंट्रोडक्शन टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन इसमें हम करने वाले हैं मेजर बैंकिंग रिफॉर्म जो कि लास्ट डिकेड में हुए हैं, वो हम करने वाले हैं। पेमेंट बैंक करने वाले हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई जाती है, जो बनी हुई है, उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट टेक्स डिपॉजिट, ऑफर लोन्स एंड प्रोवाइड essential money services like payments and transfers, acting as safe place for saving and source of credit for individual and businesses, ultimately helping economy function by managing money flow and enabling large purchase like homes or cars. दे आर रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफरिंग वेरियस अकाउंट्स। अब देखो, मैंने पूरी डेफिनेशन पढ़ दी, पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ दिया, और आपको समझ में भी आया होगा, आई होप दैट। क्यों? बिकॉज बैंक क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, डिपॉजिट लेता है और लोन्स को देता है। भाई, बैंक जाते हो ना, तो दो काम करने तो जाते हो, या तो बैंक में पैसे जमा करने जा रहे होंगे, या फिर बैंक से पैसे निकालने जा रहे होंगे, और तो हमारा बैंक से कुछ काम नहीं पड़ रहा है ना। और साथ ही साथ क्या करता है ये? प्रोवाइड इसेंशियल मनी सर्विसेज। भाई, मनी सर्विसेज देता है। मान लो आपके पास कहीं पैसे नहीं है, तो आप पेटीएम कर देते हो, तो वो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और क्या करता है? लाइक पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, एक्टिंग एज सेफ प्लेस फॉर सेविंग एंड सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। ये बिल्कुल सेफ प्लेस मानते हैं जब हम अपने पैसे यहाँ पर जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट होता है बाय किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू, ठीक है। और आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये एक रेगुलेटेड बॉडी है जो इन सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली हेल्पिंग इकोनॉमी फंक्शन बाय मैनेजिंग मनी फ्लो, मनी फ्लो को भी कंट्रोल करता है। एंड इनेबलिंग लार्ज परचेज लाइक होम्स और कार्स, दे आर रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफरिंग वेरियस अकाउंट्स। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, जो कि हमारा आरबीआई। आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग नेशंस करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए? कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने के लिए, उसकी वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग नेशंस करेंसी। भाई, करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई तो करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी हम आरबीआई को क्या मानते हैं? रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। एक्टिंग एज रेगुलेटर फॉर इंटायर बैंकिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई को कंट्रोल करता है। एंड ओवरसीइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ? ये 1935 में स्टैब्लिश हुआ। ये करेंसी, ये क्या करता है? करेंसी को इशू करता है, मैनेज करता है रिजर्व को। रिजर्व मैनेज करता है मतलब कि जो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक होते हैं ना, उनके रिजर्व को भी अपने पास रखता है। जैसे हम अपने पैसे जमा करने जाते हैं ना कमर्शियल बैंक के पास, ऐसे ही कमर्शियल बैंक अपने पैसे जमा करने जाता है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सुपरवाइजेस बैंक्स, सुपरवाइज करता है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को। एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडिया, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग हो, फेयर फंक्शन हो, सारी चीज फेयर रहे, ये कौन इंश्योर करेगा? आरबीआई इंश्योर करेगा। ओके, अब देखो, अब इसमें कुछ तरह के और बैंक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब देखो, यहाँ पे मैं समझाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा शेड्यूल बैंक, ठीक है। शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन क्या होती है? कि बैंक्स लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। जो बैंक आरबीआई की लिस्ट में
मौजूद हैं, जो लिस्ट में इंक्लूड हैं, दोज बैंक्स आर कॉल्ड एज शेड्यूल बैंक्स। बैंक लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई कब आया, स्टैब्लिश कब हुआ, 1935 में हो गया था। लेकिन इसके एक्ट में जो बैंक इंक्लूड है, जो रजिस्टर्ड है, आर कॉल्ड एज, रजिस्टर मतलब एक तरह से इंक्लूड है, उसकी लिस्ट में लिखा हुआ है, तो वो बैंक हमारा शेड्यूल बैंक है। मीटिंग क्राइटेरिया लाइक मिनिमम पेड, अप कैपिटल 5 लाख एंड डिपॉजिटर प्रोटेक्शन। साथ ही साथ ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई लेता है। शेड्यूल बैंक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर आती है, आरबीआई के अंडर। शेड्यूल बैंक को कौन सुपरवाइज करेगा, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, उसको उसकी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आरबीआई लेगा। ठीक है। सपोर्ट किसका मिलता है भाई, एक्सेस टू लोन फ्रॉम आरबीआई मेंबरशिप इन क्लियरिंग हाउस, रिफाइनेंसिंग फैसिलिटीज, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लो। ऑल मेजर, अब देखो सारे के सारे जो भी बैंक्स होते हैं ना, वो सारे कमर्शियल बैंक, वो सारे शेड्यूल बैंक जो कि हमारे लिस्टेड हैं, वो कौन कौन से, एक तो एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे रीजनल रूरल बैंक भी होते हैं जो कि रूरल एरिया में खुलते हैं, जैसे आरआरबी। ठीक है। तो वो भी हमारा शेड्यूल बैंक में आएगा, आरबीआई में। और भी कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, वो भी हमारे जो भी शेड्यूल हैं, जो भी लिखे हुए हैं, वो हमारे आरबीआई में आते हैं और वो हमारे शेड्यूल बैंक में भी आते हैं। अब रेगुलेशन पे आ जाओ। फॉलो, अच्छा हाँ, रेगुलेशन क्या है भाई, इसको आरबीआई, क्योंकि ये आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सारे कमर्शियल बैंक को, जो शेड्यूल बैंक में आते हैं, उन बैंकों को सभी रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, वो उनको मानने पड़ेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ सीआरआर और एसएलआर जो भी रखता है, जो भी इंटरेस्ट रेट रखता है आरबीआई, वो इंटरेस्ट रेट इनको मानना पड़ेगा। समझ में आई बात, यही है इसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं, वो आरबीआई ने रखे हैं, वो उनको मानने पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं शेड्यूल बैंक के बारे में। ठीक है। और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अगर ये आता भी है तो आपको खुद से बना के पॉइंट्स में लिखना होगा। बट हाँ, डिफरेंस ज़रूर आते हैं कि शेड्यूल बैंक और अनशेड्यूल बैंक में डिफरेंस बता दो, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। बाकी अगर एक ही क्वेश्चन आता तो आप इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं, आप 5-6 पॉइंट बना के लिख कर आओगे खुद से, तो फिर वो सफिशिएंट रहते हैं। ठीक है। समझ में आई बात। चलो अब आ जाते हैं जल्दी से नॉन शेड्यूल बैंक पे। तो नॉन शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। बैंक्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आरबीआईज schedule second schedule which is under act 1934 or which are not included in list of RBI's scheduled bank, then these banks are called as non scheduled bank। जाहिर सी बात है, जो उसकी लिस्ट में नहीं लिखे हुए, जो उसमें शेड्यूल नहीं है, वो नॉन शेड्यूल बैंक है। अब इनको सपोर्ट कौन करता है, इनको कोई और रेगुलेटरी बॉडीज करती होंगी, पर भाई आरबीआई तो नहीं करता। नो डायरेक्ट एक्सेस टू आरबीआई फंड और क्लियरिंग हाउस कंसिडर्ड रिस्कियर। इसमें ये आरबीआई के अंडर में नहीं है, ये आरबीआई इनको नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है इनके लिए। ये इनकी कोई भी दिक्कत आती तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है। इनको आरबीआई सपोर्ट नहीं करता, तो ये रिस्कियर भी माने जाते हैं। एग्जाम्पल, सम स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, भाई जो अपने आप ही खोल के बैठ जाते हैं कि भाई हमारा बैंक आओ, उसमें पैसे जमा कर दो, तो वो तो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, वो कोऑपरेटिव, जो स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। वहीं रेगुलेशन क्या होती है इसकी, भाई ये आरबीआई की कोई भी बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई के अंदर ही रजिस्टर ही नहीं है। लेकिन इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो उनको मानेगा। ठीक है। या फिर किसी और दूसरी बॉडी के अंदर अगर वो रेगुलेट है, अगर किसी रेगुलेटेड बॉडी के अंदर, रेगुलेटरी बॉडी के अंदर, या कोई भी अलग इंस्टीट्यूशन है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर वो उसके अंडर रजिस्टर है, तो वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मानेगा और उसके नॉर्म्स फॉलो करेगा। ठीक है। यही इतना ही इसमें आता है। हाँ, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है और यही क्वेश्चन बनता है। बाकी अगर इसके सिर्फ नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में पूछेगा तो आप ये 3-4 पॉइंट सफिशिएंट हैं, 3-4 पॉइंट आप आराम से बनाकर लिख सकते हो, और इसमें कुछ चीज़ें अपने आप से बढ़ाना चाहो तो आराम से बढ़ा सकते हो। इतना ही बहुत होता है। क्लियर? ओके। आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब इसमें डिफरेंस एक बार कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है कि आरबीआई लिस्टिंग। अब देखो, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है। अब आरबीआई लिस्टिंग कौन कौन से होंगे भाई, शेड्यूल बैंक अगर हैं तो फिर वो आरबीआई की लिस्ट में होंगे, नॉन शेड्यूल बैंक है तो वो आरबीआई की लिस्ट में नहीं होंगे। बहुत इजी। आरबीआई सपोर्ट करेगा, किसको करेगा? शेड्यूल बैंक को सपोर्ट करेगा, नॉन शेड्यूल बैंक को सपोर्ट
नहीं करेगा। कैपिटल अगर आरबीआई की लिस्ट में है, इंक्लूड है, तो फिर वो शेड्यूल बैंक है और उनको कितना मानना पड़ेगा, मीट्स मिनिमम 5 लाख रुपीज, मतलब कैपिटल कम से कम 5 लाख तो होना चाहिए। लेकिन अगर वो नॉन शेड्यूल बैंक है तो फिर उसको मतलब कम भी रख सकता है, मिनिमम ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर उसको बोलता है तो फिर वो रख सकता है, या फिर अगर खुद की मर्जी तो रख सकता है। बट आरबीआई तो 5 लाख ही बोलता है अगर वो अपनी उसमें शामिल करता है, तो अगर ये शामिल नहीं है तो फिर वो कितना भी रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, स्केल। अगर शेड्यूल बैंक है तो लार्ज स्केल ऑपरेशन होंगे, लेकिन अगर शेड्यूल बैंक नहीं है, नॉन शेड्यूल बैंक है, तो फिर वो स्मॉल स्केल ऑपरेशन भी कर सकता है, क्योंकि वो खुद से ही छोटा सा बैंक खोल के कोई बैठ गया है ना, तो फिर वो खुद से स्मॉल भी चला सकता है ना, ऐसी चीज है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, भाई जैसे एग्जाम्पल लेके चलो ना, अब जैसे तुमने अगर खुद से ही अपनी एक छोटी सी दुकान खोल के बैठ गए, तो उसमें तुम्हें किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ी ना फॉलो करना है, ये भाई इतना कैपिटल लगाना ही पड़ेगा या इतना हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं, खुद से खोली हुई है ना, तो आराम से कुछ भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन कर सकते हैं, कुछ भी अपनी कैपिटल रख सकते हैं। बट अगर किसी इंस्टीट्यूशन के हमने अंडर अगर हमने कोई चीज़ हमने स्टार्ट की है ना, जैसे कि लाइक हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया लेकिन वो किसी इस चीज़ से रिलेटेड हुआ, तो फिर हमें उस कंपनी का या फिर उस इंस्टीट्यूट का हमें मानना पड़ेगा। भाई अगर आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड हो तो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अगर खुद से कोई भी कुछ चीज़ खोल के बैठ गई तो कोई ज़रूरत नहीं है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है उसमें। फिर सिक्योरिटी की बात आ जाती है, तो ये शेड्यूल बैंक मोर सिक्योर होते हैं, क्यों, क्योंकि आरबीआई इनको सपोर्ट कर रहा है। बट नॉन शेड्यूल बैंक सब इतने सिक्योर नहीं होते, क्यों, क्योंकि आरबीआई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट का मतलब ये कि आरबीआई के अंदर वो लिस्टेड नहीं है, तो मतलब ये है कि जैसे अब इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ कम वम करें तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हम कुछ कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई वाले फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, वो उसमें आते ही नहीं है, शेड्यूल नहीं है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इसलिए हम आरबीआई को या किसी भी चीज़ को हम नहीं बोल सकते, यही बस दिक्कत रहती है, और कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में यही डिफरेंस है। एक तो सबसे पहले लिस्ट की लिस्ट में कौन सा है और कौन सा नहीं है, सपोर्ट आरबीआई किसको करती है किसको नहीं, कैपिटल मिनिमम कितना होना चाहिए, स्केल कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ सिक्योर कौन सा है। बस ये 4-5 पॉइंट हम लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं कि आरबीआई के अंडर कौन कौन से लिस्टेड आते हैं, कौन कौन से नहीं, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इसमें हमने एसबीआई और ये सब बैंक लिख दिया, और इसमें हमने जैसे कोई भी स्मॉल या कोऑपरेटिव बैंक लिख दिया, ये तो यही बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है। अब एक बार जल्दी से देख लो, एक तरह का बैंक और होता है डेवलपमेंट बैंक, वो होते हैं जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, तो ये सारे होते हैं फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पर, फॉर ग्रोथ, ओफन बीइंग शेड्यूल्ड देमसेल्फ, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और डिफरिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फोकस ऑन डिपॉजिट और लैंडिंग, ठीक है। मतलब ये सारे बैंक होते हैं, ये कुछ अलग जैसे ग्रोथ पर्पज से बनाए जाते हैं, तो ये भी हमारे डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने मेजर सेक्टर रिफॉर्म पर। सबसे पहले 1990 में जो एक लिबरलाइजेशन आया था, जो एक रिफॉर्म आया था, वो था नरसिम्हम कमेटी। मतलब ये क्या था, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे एक डीरेगुलेशन हुआ था, मतलब रिड्यूस सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो इनको क्या किया था, इनको कम किया था, क्यों, फ्रीड इंटरेस्ट रेट फ्रॉम आरबीआई कंट्रोल। आरबीआई के कंट्रोल, अब देखो पहली बात तो आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को कम करती है ना, तो वो कैसे करती है, वो इन्हीं चीजों से करती है, यही तो उसके टूल्स हैं, तो इसको कम कर दिया था, ठीक है। साथ ही साथ कंपटीशन, अलाउड न्यू प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक ब्रांचेस एंड अबॉलिश्ड ब्रांच लाइसेंसिंग। मतलब अलाउ कर दिया, प्राइवेट बैंक खोल लो, जो दूसरी कंपनी के जो बैंक है उनको अलाउ कर दिया कि अपनी ब्रांचेस यहाँ पे खोल लो, तो ये हुआ। एंड अबॉलिश ब्रांच लाइसेंसिंग। अबॉलिश का मतलब क्या होता है कि मतलब बिल्कुल हटा देना, तो ब्रांच लाइसेंसिंग को हटाया यहाँ पर। अब गवर्नेंस का भी यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा हाथ, है ना, कोई ना कोई तो इसमें बात आएगी। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया प्रूडेंशियल नॉर्म्स को, एसेट क्लासिफिकेशन को, और ट्रांसपेरेंसी भी रही। अब देखो ये हुई क्या थी, देखो सबसे पहले क्या करना होता है, क्या है, अर्ली 2000 एंड एनपीए फोकस एसेट रेजोल्यूशन, मतलब इंट्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल, डीआरटी। ट्रिब्यूनल्स मतलब जहां पर केसों की सुनवाई की जाती है, डीआरटी भी एक कोर्ट की तरह ही होता है, यहाँ पे भी केसों की सुनवाई की जाती है, पर वो ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है।
तो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल मतलब होता है कि जैसे कि जो ट्रेड वगैरह से रिलेटेड होते हैं, कोई इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, उनको वहाँ पे सुनवाई इनकी होती है। तो डीआरटी हो गया, ठीक है, तो डीआरटी इंट्रोड्यूस किया गया। और एसिड रिकंस्ट्रक्शन फंड्स एआरएफ भी आए। उसके बाद कैपिटल एडिक्यूसी मतलब फेज्ड एडॉप्शन ऑफ बेसल 1 एंड 2 नॉर्म्स। तो ये भी कुछ एक यहाँ पर कुछ रिफॉर्म किया गया। ये 3-4 रिफॉर्म है। सबसे पहले लिबरलाइजेशन है, जिसमें हमारा डीरेगुलेशन हुआ, जिसमें हम सीआरआर और एसएलआर को कम कर दिया गया टू कंट्रोल मनी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन मार्केट। देन कंपटीशन, कंपटीशन मतलब कि प्राइवेट बैंक को ले आए और फॉरेन बैंक्स को ले आए। अब भाई ये बाहर के बैंक आएंगे, प्राइवेट बैंक खुलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बढ़ना ही है कंपटीशन, है ना। और क्या हुआ, और ऐसे ही कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स आए। देन हमारा यहाँ पे एक 4th आता है, अच्छा 3rd आता है हमारा, पोस्ट 2014 इरा डिजिटल एंड इंक्लूजन मतलब जैम ट्रिनिटी मतलब जन धन। अब जैसे जन धन का नाम सुना है, तो वो भी हमारा जब ही आया, आधार, आईडी, मोबाइल कनेक्टिविटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन न्यू बैंक खुलने लगी, जैसे लाइसेंसिंग फॉर पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब जैसे एसएफबी। फिर टेक्नोलॉजी आ गई भी, डिजिटल बैंकिंग आ गया। डिजिटल बैंकिंग मैंने इससे पहले वाली वीडियो पढ़ाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लो। डिफरेंस आता है डिजिटल बैंक और न्यू बैंक में, ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना। फिर यूपीआई, डिजिटल रुपी, सीबीडीसी, तो ये सब चीज़ें। फिर एक रिसेंट एंड ऑनगोइंग 2020 में ही आया है पीएसबी कंसोलिडेशन मतलब मर्जिंग वीक पीएसबी टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंटिटी। भाई तुमने देखा है 3-4 बैंक मर्ज होके बन रहे हैं आजकल, है ना। जो छोटे छोटे बैंक होते हैं वो आपस में मर्ज होके एक बड़े से बैंक बना लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मुझे जल्दी से कमेंट में दो, ऐसे कौन से बैंक हुए हैं जो मर्ज होके एक बड़े से बैंक बन गए हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गए। फिर एनपीए रिजोल्यूशन हो गया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL फॉर बैड बैंक, फॉर बैड लोन्स मतलब बैड लोन्स मतलब जो लोन ले लेते हैं लेकिन फिर वापस नहीं करते ना, तो वो फिर इसके लिए ये बनाया गया कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। ईज रिफॉर्म भी आया, इनहेंसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक इफिशियंसी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना, उनकी इफिशियंसी को इनहेंस करने के लिए ईज रिफॉर्म आया। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो यहाँ पर आए। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े से जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, बहुत शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, और ये ना मैंने सिर्फ टू द पॉइंट लिखे हैं, मतलब कि एक तरह से आपको समझ में आ जाए कि है क्या रिफॉर्म, बस इसको लिख दोगे सफिशिएंट। ओके, इतना सफिशिएंट है, बहुत है। ओके चलो नेक्स्ट पे जल्दी से आ जाते हैं हम। डी पार्ट रह गया था, एक बार इसको जल्दी से देख लो। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो कि अभी आया है। क्या है ये? स्ट्रेथनिंग डिपॉजिटर सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेथनिंग करना, ठीक है। अब ये सारी चीजें सारी रिफॉर्म हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पेमेंट बैंक पर। पेमेंट बैंक क्या होता है भाई? पेमेंट बैंक क्या होता है? स्पेशलाइज बैंक है, मतलब स्पेशलाइज्ड बैंक मॉडल है इंडिया में, लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, फोकस्ड ऑन बेसिक बैंकिंग सर्विसेज लाइक डिपॉजिट अप टू 2 लाख, डिपॉजिट कर सकते हो 2 लाख तक, पेमेंट्स कर सकते हो, रेमिटेंस कर सकते हो एंड रेमिटेंस, बट कैन नॉट इशू लोन्स और क्रेडिट कार्ड। बट ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता और लोन्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई पेमेंट बैंक है, ठीक है। एमिंग, भाई पेमेंट बैंक का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना, ठीक है। उससे हम पे कर रहे हैं, ये थोड़ी ना उससे तुम लोन ले लोगे। भाई तुम किसी से बोल रहे हो कि भाई मेरे पास 100 रुपये हैं लेकिन मेरे पास मुझे खुला चाहिए, तो मुझे खुला करके दे दो, तो आप उससे उधार थोड़ी ना मांगोगे कि मुझे उधार दे दो, खुला करवा रहे हो ना, ये बात है। एमिंग टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू डिजिटल चैनल्स एंड एजेंट नेटवर्क फॉर अनडिजर्व। भाई अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ये कुछ दे ऑफर सेविंग करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग, इन्वेस्टिंग डिपॉजिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंश्योर सेफ्टी, ठीक है। मेकिंग दैम डिफरेंट फ्रॉम फुल कमर्शियल बैंक बाय अवॉइडिंग क्रेडिट रिस्क। सबसे पहले ये बैंकिंग जैसा ही काम कर रहा है, आप वहां से आराम से अपने पेमेंट कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं हो पा रही कमर्शियल बैंक की तरह, क्या? वो है क्रेडिट, मतलब लोन लेना। ये लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे आ जाओ जल्दी से, फिर हमारी लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा खत्म, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है? एमपीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी बॉडी, ठीक है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी बॉडी लाइक इंडियाज आरबीआई एमपीसी, दे सेट्स, अब ये भी कौन करता है? आरबीआई ही करता है भाई। दैट सेट्स इंटरेस्ट रेट्स, एग्जांपल रेपो रेट
to manage inflation and stabilize price, balancing it with economic growth using data driven decisions, typically meeting multiple times year and voting by majority to achieve inflation targets using usually around 4% in India. अब देखो ध्यान से, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC is key body like India's RBI MPC that sets interest rate, example repo rate to देखो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है जैसे हम जैसे कुछ भी बैंक के पास रखते हैं ना, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ऐसे ही कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो भी अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, लेकिन वो किसके पास डिपॉजिट करते हैं? वो करते हैं RBI के पास। तो उनको मिलता है, क्या मिलता है उनको? रिजर्व रेपो रेट मिलता है। लेकिन ऐसे ही क्या होता है, जब बैंक लोन लेता है, कमर्शियल बैंक लोन लेता है ना RBI से, तो RBI उनको क्या देता है? RBI उनको इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट उनसे लेता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी यही थी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मतलब यही है कि उसमें मॉनेटरी सारी चीज़ें ये देखी जाती हैं, और सारी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रेट वगैरह ये सब चीज़ें, इंटरेस्ट वगैरह ये सब उसमें देखी जाती हैं, ठीक है। सो बाय बाय, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।